Alright, so in this particular lesson हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल दिस इज द लेक्चर थर्ड व्हाट दिस इज द लेक्चर थर्ड। दो लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्लाटो। अच्छा, पहले ये बता दो, ये जो रिलेवेंट है ना इनका, ये रिलेवेंट है आपका जो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीपीसीएस के ले लो आप, जो कि वैकेंसी निकली हुई है। उसके अलावा आप आरबीएससी की बात कर लीजिए, जिसके एग्जाम्स होने वाले दिसंबर में। ऑलराइट, बात करते हैं उसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। बात करते हैं प्लाटो का जो तत्कालिक यूनानी राज्यों के जो हम बात करते हैं ना, जो सुअरों की नगरी है, द सिटी ऑफ पिग्स है। तो क्योंकि वह दार्शनिक राज्य नहीं बल्कि अनाड़ियों के शासन के द्वारा है। इसके बात करते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाटो लोकतंत्र के खिलाफ है। और प्लाटो के गुरु जी को भी लोकतंत्रवादी नहीं माना था, तो इसलिए। ऑलराइट, तो अब प्लाटो लोकतंत्र का कटु आलोचक था। वह लोकतंत्र को भ्रष्ट, अकुशल, अनाड़ियों का शासन कहता था। क्योंकि ये जो बोलते थे कि यार इतने सारे लोग कहाँ कैसे चुन लेंगे ना, आप नागरिक नहीं है, बहुत सारे नागरिक हुए, क्लासिफिकेशन हैं, ब्ला ब्ला। प्लेटो के अनुसार अगर हम बात करें, बात करते हैं, प्लाटो लोकतंत्र का शासन व्यवस्था को निष्कृष्ट बताते हैं, निकृष्ट। और ये कहते हैं कि प्लाटो की तरह अरस्तु को भी लोकतंत्र का विरोधी है। और जो यूनानी विचारक हैं, ग्रीक्स हैं, लोकतंत्र और अराजक जो हम बात करते हैं ना, अराजक लोकतंत्र, एनार्कियल डेमोक्रेसी है, को राजनीतिक व्यवस्था का विकृत रूप मानते थे। और जो एलिट थ्योरी है वाला, जैसे पैरेंटो भी लोकतंत्र को भ्रष्ट, अकुशल व गुंडागर्दी का शासन मानते हैं। प्लाटो की शिक्षा व्यवस्था व साम्यवाद, प्लाटोस एजुकेशन सिस्टम एंड कम्युनिज्म की जब हम बात करें, तो कहते हैं कि प्लाटो और रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना है, समाज की स्थापना है। और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय जरूरी है। और न्याय की स्थापना के लिए दो साधन होंगे, शिक्षा और साम्यवाद। शिक्षा को लेकर के प्लाटो ने दो शिक्षा पद्धतियों को मिलाया है, एक एथेंस की और एक स्पार्टा की। तो एथेंस की जहां निजी शिक्षा व्यवस्था तथा जो शिक्षा व्यवस्था को बौद्धिक और दार्शनिक शिक्षा पर जोर था एथेंस में, वहीं स्पार्टा में फिजिकल मिलिट्री एजुकेशन पे ज्यादा फोकस था। और स्पार्टा में स्त्री पुरुष का सम्मान शिक्षा दी जाती थी। तो प्लाटो क्या कहते हैं, पहला दूसरा तीसरा ये है कि समाज सार्वजनिक शिक्षा यानी जो राज्य द्वारा शिक्षा की है उसकी व्यवस्था करो, स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा दी जाए और शिक्षा को तीन ही चरणों में बांटा जाए। ठीक है। और प्लाटो दूसरी बात करते हैं कि भाई जो राज्य स्त्रियों को शिक्षित व प्रशिक्षित नहीं करता, वह उस आदमी जैसा है जो केवल अपनी दाई बाह की कसरत करता है। सिंपल। तो इन्होंने वो कौन कौन से स्टेजेस में जिसमें डिवाइड किया है एजुकेशन को, पहला आता है प्राथमिक शिक्षा, जो 20 वर्ष तक चलती है। 20 वर्ष की आयु तक हर युवा नागरिक की प्राथमिक शिक्षा के रूप में वह सब पढ़ाया जाएगा, जिसमें मौसिकी, मौसिकी और जिम्नास्टिक कहते हैं। ठीक है। मौसिकी और मौश के मतलब होता है जिसमें संगीत और साहित्य दोनों का मिश्रण होता है। जिम्नास्टिक्स में बात करें तो केवल व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम ही नहीं आता, बल्कि भोजन की समुचित आदतें भी आती है। और एपिटिटिव मेन की बोलते हैं इसके अंदर, इसमें म्यूजिक और इन सब की शिक्षा दी जाती है संगीत शिक्षा में। लेकिन मुझे एक देश के उचित प्रकार के गीत लिखने दो, किसी व्यक्ति को उस देश के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। बताओ कितनी गजब बात बोली है। दूसरा होता है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के फेल होने वाले सैनिक बन जाएंगे, बल्कि उच्च शिक्षा लेंगे 20 से जो 35 वर्ष की आयु तक चलेगी। और जहाँ तर्क प्रदान होगा, दार्शनिक विकास, दार्शनिकता जो है, बौद्धिकता हो जो वो यहाँ से निकलेगी। प्रथम भाग आता है आपका इसके अंदर कला चतुष्टय, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिवियम। और एक होता है आपका त्रिकला, त्रिवियम। इसमें दर्शन, लॉजिक व रेटोरिक का अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। और उसका आता है तीसरा व्यवहारिक शिक्षा, 35 से 50 वर्ष की आयु तक। और 50 साल के बाद आपका जो सफल व्यक्ति है वो शासक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। तो प्लाटो बोलते हैं बहुसंख्यक उत्पादक जो शिल्प वर्ग है, शिक्षा की व्यवस्था पर मौन है, उनकी मतलब बोलते नहीं उसके बारे में कुछ भी। ठीक है। भीतरी आंखें, इनवर्ड आईज होती है वो खुलती है, अंदरूनी आंखें इससे होती है, यही होता है। ठीक है। पार्लियामेंट यहाँ पर हम बात करें, राजनीतिक और शासन में महिलाओं की भागीदारी संभव में वह एरिस्टोफेंस से प्रभावित है। एरिस्टोफेंस ने पार्लियामेंट में स्त्रियों पुस्तक नामक पुस्तक में स्त्रियों को शासकीय भागीदारी में समर्थन किया था। बारकर क्या कहता है, शिक्षा पद्धति के आवश्यक वो उन सहायकों के लिए है नहीं है जिन्हें दुर्दम्य योद्धा बनाना हो, उन पूर्ण संघर्षों के लिए है जिन्हें दार्शनिक नरेश बनाना है। नेटलशिप की बात करें तो प्लाटो फिल इस फिनोमिनल वर्ड को एक इंटेलिजेबल ऑर्डर के प्रतीक के रूप में देखता है। हम बात करते हैं। ओके। अच्छा, ऑल राइट, अब आ जाओ साम्यवाद की बात कर। साम्यवाद को क्या बोलते हैं सरन मैम? कम्युनिज्म। क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म। रिमेंबर कार्ल मार्क्स, राइट? रिमेंबर लेनिन, है ना? हम इनकी बात करते हैं जब कम्युनिज्म की बात करते हैं। तो प्लाटो ने क्या बोला है कि जो सैनिक शिक्षा है, स्त्री पुरुष समानता है, द इक्वालिटी, लाइक द मिलिट्री एजुकेशन एंड द प्रॉपर्टी, द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, द कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की जब हम बात करें, ये फॉर फॉर एग्जांपल ये पॉलिटिकल परिदृश्य, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल गार्जियन है,
संरक्षण वर्ग है उनके पास दो चीजों को लेकर के भ्रष्ट हो सकते हैं। पहले कंचन, दूसरी कामिनी। कितनी गजब बात बोली है। तो इनसे बचने के लिए दो उपाय दिए हैं, कंचन और कामिनी। यहाँ पर हम बात करते हैं संपत्ति और स्त्री की। सिंपल, दो ही तो चीज होती हैं, और क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि भाई संपत्ति साझी होगी, यानी कि समाज की होगी, कोई पर्सनल व्यक्ति की नहीं होगी। यानी कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। नो, नो सर, मैम, नो, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो समाजवादी विचारक जैसे रॉबर्ट ओवन है, उन्होंने प्लेटो को इस संपत्ति के विचार का समर्थक भी किया है। वो आपके एक सोशलिस्ट थिंकर है। तो कहते हैं कि जो आपके संरक्षक वर्ग है, द गार्जियन क्लास है, उनका संपत्ति का परित्याग करेगा। संपत्ति का तीसरा वर्ग जो उत्पादक वर्ग है का स्वामित्व होगा। तो तीसरा वर्ग जो है, जैसे आपके बात करते हैं प्रोलेटरिएट, जिसकी मार्क्स कहते हैं, का पर्याय नहीं है, क्योंकि इसके पास श्रम के साथ साथ पूंजी भी है। कितनी गलत, कितनी गजब बात है। क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड स्टेट है ना, ये जो थर्ड स्टेट है, थर्ड ए स्टेट है, यानी कि यहाँ पर जो वह बात प्लाटो करते हैं थर्ड स्टेट की, हम बात कर सरवरा है ना, जो बिजनेस करेंगे, जो वहाँ की क्लासेस को सर्व करेंगे, वो वाला वर्ग नहीं है जो कार्ल मार्क्स ने बताया था। क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, काम करोगे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एमबी फॉस्टर। कहते हैं कि प्लाटो को संरक्षकों को मिलजुल कर संपत्ति नहीं रखनी है, बल्कि मिलजुल कर उसका परित्याग, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर यह परित्याग ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधता है। सिंपल है। ये किसने बोली है? एमबी फॉस्टर ने। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एज इट इज आ जाएगा। प्लाटो कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था की पृथककरण का पक्षधर है, क्योंकि पैसा राजनीति को भ्रष्ट करता है। सिंपल है, सेबाइन भी यही कहते हैं कि धन का भयानक प्रभाव पड़ता है। तो अगर इसको दूर रखना है तो आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी व्हेन इट कम्स टू द गार्जियन क्लास। नेक्स्ट बात करते हैं परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि इसका उद्देश्य नगर की एकता को बढ़ावा देना है। सिंपल सी बात है। ये कहते हैं कि देखो यहाँ पर कोई ना वो नहीं होगा। यहाँ पर आपको जैसे मान लो कोई को प्यार हो गया, है ना, आपस में शादी कर ली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टेट डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? राज्य डिसाइड करेगा किसकी शादी होनी है, किसके कब मीटिंग करानी है, तो ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या निकले, सिटीजन्स निकले। सिंपल। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, राज्य में कलह व क्रांति का मुख्य कारण यही है। प्लाटो की नजर में शासक वर्ग की आपसी कलह होती है। सिंपल सी बात है। और संरक्षक वर्ग के पुरुष व स्त्रियों की शादी नहीं करेंगे, ठीक है, और राज्य नियंत्रित करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बात करें, संबल संतान पैदा होगी जो कि राज्य डिसाइड करेगा, वो सबकी साझी होगी, यानी कि वो समाज के रहेगी। देखो, इनके जो बच्चे पैदा होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वो समाज उसका स्टेट करेगा देखभाल। कौन करेगा? स्टेट उसकी देखभाल करेगा, सरन मैम, ये है। उसका लालन पोषण राज्य करेगा, देखा यहाँ पर, है ना। तो वो है। मैक्सी क्या कहता है? मैक्सी मैक्सी ये कहते हैं यदि प्लाटो आज जीवित होता तो लालों, यानी कि जो साम्यवादियों हैं, से अभी अधिक लाल साम्यवादी होता। समझ गए? तो लालों से भी लाल होते हैं वो, समझ गए? ये वाली बात होता है। और दूसरी बात की संपत्ति व परिवार का जो साम्यवाद है उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है जो उत्पादक वर्ग है, प्रोलेतरी है, तो उन पर लागू नहीं होता। प्लाटो और हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष समानता व स्त्री सशक्तिकरण का कट्टर समर्थक था, ये तो मानते हैं हम। क्योंकि क्योंकि उन्होंने बात बोली है फिलोसोफर क्वीन की भी। प्लाटो संरक्षक वर्ग के शासक सैनिक जो थे, उसमें स्त्रियां भी शामिल करता है, यानी कि शासक भी बन सकती है, सैनिक भी बन सकती है स्त्रियां। लेकिन अरस्तु ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने, अरस्तु ने क्या करा, हीन माना है सबको। प्लेटो का मानना था कि स्त्रियों का जो शरीर है वो में भी सिर होता है, अतः वे तर्क कर सकती हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। प्लाटो समर्थक है अरस्तु निकल, वो तो चूल्हे चुके से निकलवाना चाहते हैं और कहते हैं कि वो शिक्षित करे उनको, लेकिन अरस्तु का ये मानना नहीं था। ठीक है। प्लाटो को और क्या बोला संरक्षक वर्ग के लिए? कि मित्रों की सारी चीजें साझा होती हैं। ये तो ने बताई दिया कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के। ठीक है, पाइथागोरस, प्लेटो इस पाइथागोरस मान्यता के समर्थक थे कि पुरुष और स्त्री प्राकृतिक स्वभाव से क्षमताओं में समान, समझ गए? नेचुरली दे आर इक्वल। व्हाट? नेचुरली दे आर इक्वल। यहाँ पर इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट, उन्हें शिक्षा, शासन और सैन्य कार्य में समान महत्व मिलना चाहिए। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्या पता अरस्तु को लेकर के आ जाए, क्या पता है प्लाटो को लेकर के आ जाए। तो ये है। तो यह स्त्री मुक्ति सिर्फ संरक्षक वर्ग की स्त्रियों तक ही सीमित थी। और ये कहते हैं कि प्लाटो का सुझाव था कि बेहतर संरक्षक को बच्चों को शहर में एक अलग हिस्से में नर्सरी, अरे वही सिंपल चीज है, मैंने बताया ना आपको, कि एक अलग से बनाया जाएगा स्कूल, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें ही रखा जाएगा इन सबको, और वहां पर उनका लालन पालन होगा। ठीक है, यूजेनिक्स का यही तरीका बाद में जर्मन नाजियों ने अपनाया था। इसे नित्शे ने अति मानव के विचार को पैदा किया। सिंपल। ठीक है, तो ये बाद में जो कि नाजिस थे उन्होंने भी अपनाया। तो देखा आपने, जब एक्सट्रीम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो चाहते तो हैं फिलोसोफर क्वीन बने ये सब, बट आप एक बात बताओ,
कि आप जब कम्युनिज्म ऑफ वाइब कर दे रहे हैं, कम्युनिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दे, इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। व्हाट एक्सट्रीम फॉर्म है? फीटे क्या कहते हैं? ने विवाह संस्था के में समाप्ति का उद्देश्य स्टॉक ब्रीडर, यानी कुछ खास नस्ल पैदा करना, यानी कि जो जैसा सरकार चाहे वैसा पैदा होना। सामाजिक अच्छाई की प्लाटो की योजना कम्युनिस्ट रूप में लोहे के घेरे में बंद। इसको इन्होंने क्या बोला है? फीटे ने इस वाले सिस्टम को बोला है आयरन क्लेड सिस्टम। क्या बोला है? आयरन क्लेड सिस्टम। अब पूछ लेंगे आपसे, बताइए कौन से विचारक है जिसने प्लाटो के विवाह संस्था की और जो समाप्त उसको बोलते हैं, उसको क्या नाम दिया है? तो आयरन क्लेड सिस्टम दिया है। बारकर क्या कहते हैं? प्लाटो का साम्यवाद वैराग्यवाद का मार्ग है। वैराग्य समझते हो ना? इट्स एस्थेटिज्म। टेलर क्या बोलते हैं? रिपब्लिक में साम्यवाद और समाजवाद के बारे में बहुत कुछ कहा जाने के बावजूद भी इसमें ना तो साम्यवाद पाया गया और ना ही समाजवाद। तो ये प्लाट टेलर का कहना है। विल्स पेयर कहते हैं कि प्लाटो की योजना जो है को प्रतिक्रियावाद तानाशाह द्वारा बल प्रयोग की योजना बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं, विल्स पेयर कहते हैं कि आगे जाके ना ये जो बता रखा है प्लाटो ने, अपनी जो सिस्टम्स हैं, कम्युनिज्म है, वो आगे जाकर के आपके डिक्टेटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डिक्टेटर। ऑब्वियसली यार, आप खुद सोचो, हर चीज में स्टेट का रोल है, यहाँ तक कि अपनी वाइफ भी नहीं चूज कर सकते, बच्चे पैदा नहीं करना चूज कर सकते भाई, वो तो बहुत दूर की बात है। बारकर कहते हैं यह एक त्याग की मांग है, यह मांग सर्वश्रेष्ठ की गई। ठीक है, अपने अपने विचार रखें, अपने अपने बात बात करते हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिपब्लिक में लिए गए आदर्श राज, उसके मौलिक सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स व्हेन इट कम्स टू द आइडियल स्टेट। ठीक है, तो ये कहते हैं न्याय आदर्श राज का प्राण है, ऑब्वियसली द लाइफ लाइन है। कौन? जस्टिस। फिर राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, इंडिविजुअल स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसके बात करते हैं, तो जिसका तात्पर्य है कि भाई आंगिक स्टेट है, इसमें राज्य प्रधान होता है तथा व्यक्ति उसका अंग मात्र होता है। नेक्स्ट बात करें, कार्य विशेषाधिकरण व श्रम विभाजन, सही व्यक्ति सही स्थान, यानी कि राइट मैन एट द राइट प्लेस वाली बात करता है। एंड दोज हु डिजर्व विल गेट व्हाट दे एक्चुअली एबल टू गेट, राइट, उसकी बात करता है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दो। शिक्षा न्याय प्राप्ति का मानसिक साधन है और न्याय का ज्ञानी की शिक्षा है। सिंपल। और बात करते हैं तो समाज में तीन वर्ग है, जैसे उत्पादक फॉर एग्जाम्पल है ना, ये सब है शासक, यानी कि फिलोसोफर्स किंग है, ये रूलर्स हैं, ये आपके सैनिक है, ये आपके गार्जियन क्लास है, और ये आपके हो गए उत्पादक। दार्शनिक शासक जो फिलोसोफर किंग है, उसका क्या बेसिकली है? वही आदेश देंगे, वही कानून होंगे, वही सब कुछ चीजें यहाँ पर हम बात करते हैं। बुद्धि से प्रेम करता हो, ज्ञान पिपासु हो, इंटेलिजेंट हो, सारे कॉन्सेप्ट पता हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, तर्क हो, वैज्ञानिक चिंतन कर, और इसी को इन्होंने परफेक्ट गार्डन भी कहा है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा है शासनिक की प्रभु सत्ता को तर्क बुद्धि की प्रभु सत्ता का सिद्धांत है, सॉवर्निटी ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस। बहुत जरूरी बात है, सॉवर्निटी ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस कहा गया है। और स्ट्रॉस क्या कहता है? द रिपब्लिक आशीर्वाद की सबसे बड़ी आलोचना है। द रिपब्लिक आदर्शवाद की, आइडियलिज्म की सबसे बड़ी आलोचना है। कौन कहता है ये? आपका बात स्ट्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपके फिलोसोफर निरंकुशता, यानी कि आपके बात करते हैं फिलोसॉफिकल, या तो डिक्टेटरशिप बोल दो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक। ठीक है ना, फिलोसोफर ऑटोक्रेटिक भी बोल सकते हैं, ऑटोक्रेट है। तो ये एक अच्छा शासक डॉक्टर की तरह बीमारी का अनुरूप इलाज भी करता है। तभी तो कहा इन्होंने कि अगर आपका शासक, जो शासित वर्ग है, अगर वो पीड़ित है तो इलाज किसका करो? शासक का करो। प्लेटो का मानना था कि दार्शनिक शासन जो है कानून के ऊपर होता है, ये कानून से भी ऊपर है। ये कितनी जरूरी बात बोला है। तो भ्रष्ट राज्य में दार्शनिक राजा आचरण में एक ऐसे नियम मालूम कर सकता है जो उसके राज्य में कानून से स्वतंत्र हो, यानी कि वो वाली बुद्धि है उसके पास कि वो कानून से ऊपर जाकर के सोच सकता है, उसको लागू कर सकता है। यूनानी बोलता है, यानी कि यूनानी जो गुटबंदी है या विद्रोह का स्टेटस कहते हैं। ठीक है, विद्रोह को स्टेटस कहते हैं। प्लाटो के दार्शनिक शासक वाले आदर्श राज्य का जो चिंतन है वो नगर राज्यों में इसी स्टेटस को रोकना है। और जो सैनिक शिक्षा है, उत्पादक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग की आज्ञाओं का पालन क्यों करेंगे? क्योंकि आर्थिक शक्ति है, और तो सैनिक शक्ति है ना कि आर्थिक शक्ति। प्लेटो ने इस कठिनाई के निदान व विरोधी स्वरों को दबाने के लिए दार्शनिकों को दो सुझाव दिए। पहला, उदात झूठ का प्रचार, यानी कि प्रोपगेशन ऑफ नोबल लाई। वो बोल देंगे कि भाई हमको, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ईश्वर का हमारा अंश मान लो इनको, ईश्वर का अंश है, या फिर ऐसा कोई झूठ बोल दो जो लोगों के लिए इजी टू ग्रास्प होता है, यानी कि आप उनको पचा सके, ऐसा झूठ है। राइट। कला व साहित्य का सेंसरशिप, कितनी गजब बात है कि भाई वही लोग लेंगे जो स्टेट के पार्टिसिपेंट है, वही लोग काम करेंगे इसके अंदर, उन्हीं को एक्सेस मिलेगा इसका। तो कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट, संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, इन सबको लेकर के बात बोली है। कानून का निषेध, रैंडल बोलते हैं द रिपब्लिक एक ऐतिहासिक व्यंग्य है जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि स्पार्टा का जो मॉडल है अवास्तविक और अव्यवहारिक है। रिमेंबर स्पार्टा, द मूवी 300, एक बार देखना, नहीं देखी तो स्पार्टा और एथेंस किस प्रकार भिड़ते हैं आपस में, है ना। तो ये जो नोबल लाई का मिथ है उसको बताता हूँ मैं आपको क्या कहते हैं, मतलब मिथ नहीं है, शाही जूत, रॉयल लाई बोलते हैं इसको।
इसके तहत हम धातुओं व धरती के जन्मे हुए लोगों को मिथक, यानी कि मिथ ऑफ द मेटल्स एंड अर्थ बोर्ड का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि भाई आप ना गोल्ड है, आप सिल्वर है, और आप क्या है, जो पीतल तांबा जो भी है, राइट, लोहा जो भी है, राइट। तो ये कहता है कि भाई ये तो है ना नोबल है, नोबल क्रिएचर, क्या बोलते हैं उनको, क्रिएटिव से क्या है, नेचुरली। ठीक है, तो वो मानेंगे, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, करती है ना औरतें, बहुत बार कहते हैं कि यार हमारी तो लाइफ ही है, क्यों है भाई, निकल के तो देख। तो वो है, तो महान और शाही जो जिसको हम बोलते हैं, तो उसका प्रचार प्रसार कौन करता है, आपका प्रचार। नेक्स्ट बात करो, प्लाटो के अनुसार जो आदर्श राज्य को बनाए रखने के लिए यह तर्क आवश्यक है ताकि प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक वर्ग अपनी क्षमता व हद में रहे। इस मिथक के समूचे समाज का भला होता है। सिंपल है, जर्मन दार्शनिक निश्चय, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पढ़ेंगे इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक लेक्चर तो है वैसे, प्लेलिस्ट कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में, देखना उनको। इस शाही झूठ के संदर्भ में प्लाटो की आलोचना करता है। झूठ से अन्यायी समाज बनता है, ना कि सही समाज। सिंपल, कि झूठ से एक अन्याय, इनजस्ट, अनजस्ट समाज बनेगा, सोसाइटी बनेगी, ना कि एक करेक्ट जस्ट समाज। निश्चय के अनुसार कहते हैं, प्लाटो के इस जो मिथ है का निर्माण मात्र राजनीतिक दमन को दर्शन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दर्शन को राजनीतिक प्रभाव प्रदान देने के लिए किया गया था। सिंपल, कि कितना बड़ी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए नहीं दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है, ये जो फिलोसफी है उसको राजनीतिक इंफ्लुएंस में ला करके खड़ा करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने क्या बोला, कि जो प्लेटो है जो सही नहीं समझता वह यह है कि ऐसे मिथक दर्शन के साथ मेल नहीं खाते और इनकी शिक्षा बुद्धि को कुंद करती। ठीक है, रसेल की बात है, बर्ट्रैंड बोलते, कार्ल पॉपर भी इस सामाजिक विभेदीकरण की आलोचना करता है। तो आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन इनमें से जो है आलोचक है, क्रिटिक्स हैं प्लाटो के इस वाले आइडिया के, राइट। हो सकता है कि प्लाटो से ओवरऑल समर्थ करते हो, बट कोई आइडियाज जो होते हैं ना उनका तो विरोध कर ही सकते हैं। ऐसे में तक समाज को श्रेणीबद्ध और शोषण उच्चवत कर सकता है। और स्टेट्समैन की बात कर लेते हैं, या फिर इसको राजमर्मज्ञ बोलते हैं। मतलब देखो बताता हूँ, इसका मतलब है यह पुस्तक रिपब्लिक के 10-15 साल बाद लिखी गई थी। क्या बोलते हैं, स्टेट्समैन, बहुत जरूरी बुक है। क्या बोला है, स्टेट्समैन। फिर हम बात करते हैं, जहां रिपब्लिक में संप्रभुता दार्शनिक राज्य के पास है, वहीं स्टेट्समैन में राज्यवर्ग के पास है। कितनी गजब बात बोली है। अब आ जाएगा आपका फिलोसोफर के स्टेट्समैन एक ही है क्या, नहीं, उसके तो 10-15 साल बाद लिखी गई है। तो जब फिलोसोफर, जब हम बात करते हैं रिपब्लिक की, उसके बाद लिखी गई है, तो काफी। हम्म। तो स्टेट्समैन की मुख्य विशेषता क्या है, राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो इसके अंदर हम बात करते हैं स्टेट्समैन में क्या है, फिलोसॉफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो राज्यों के कौन कौन से प्रकार होंगे, एक तो जो लॉफुल है, दूसरा जो अनलॉफुल है। ठीक है, तो शासकों की संख्या क्या होगी लॉफुल में, एक व्यक्ति का, जिसको राजतंत्र मोनार्की बोलेंगे, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रख लेना। कुछ व्यक्तियों का शासन, इसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, और बहुत व्यक्तियों का शासन डेमोक्रेसी बोलते हैं, पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अनलॉफुल जो है, जो कानून से संचालित नहीं होता है, उसको एक व्यक्ति का हो गया आपका निरंकुश, जिसको टिरेनी बोलेंगे। कुछ व्यक्तियों का जिसको ओलिगार्की बोलेंगे, और बहुत सारे व्यक्तियों का जिसको एक्सट्रीम डेमोक्रेसी बोलेंगे, और एक्सट्रीम डेमोक्रेसी चिढ़ते थे ये। तो कानून से बंधी जो लॉफुल राज्य है, मोनार्की है, वो सर्वोत्तम है। लोकतंत्र सबसे निकृष्ट है, सबसे कम है। और अभिजात तंत्र एरिस्टोक्रेसी बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये बीच में ही है, ये सबसे टॉप नॉच का और प्रेफरेबल है, और ये सबसे खराब है डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द प्लान। क्लासिफिकेशंस की व्हेन इट कम्स टू रिमेंबर, तो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो कानून न मानने वाले अनलॉफुल राज्यों में अति लोकतंत्र यानी कि एक्सट्रीम डेमोक्रेसी सर्वोत्तम है। और अगर हम बात करें टायरनी, सबसे निष्कृष्ट, सबसे खराब है। और गुड तंत्र ओलिगार्की बीच में रहेगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर आया था आपका एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, फिर ओलिगार्की, फिर टायरनी। सिंपल। प्लाटो दो प्रकार के राज्य मानते हैं, एक है परफेक्ट स्टेट और एक है आपका इम्परफेक्ट स्टेट। तो ये आदर्श राज्य हो गया, और यहाँ पर 6 प्रकार के ऊपर जो लिखित प्रकार है वो इम्परफेक्ट है। जितने भी ऊपर लिखे हैं ना, हमने पढ़े हैं, एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, टायरनी, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, वो सब क्या है, इम्परफेक्ट है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक परफेक्ट वर्ल्ड है, जो प्लाटो बताते हैं हमको यहाँ पर, किसमें, अपनी बुक द स्टेट्समैन। उसके अलावा अरस्तु ने अपना प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण स्टेट्समैन में ही लिखा है। ये जो बातें बोल रहा हूँ सब स्टेट्समैन में ही लिखी है ना। अब स्टेट्समैन रिपब्लिक की बजाय यथार्थवादी, मतलब रिपब्लिक की बजाय यथार्थवादी है। स्टेट्समैन में हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव, या जब बात करते हैं ये आपके मटेरियलिस्ट है, यथार्थवादी है। जबकि रिपब्लिक तो आदर्शवादी, आइडियलिस्ट है वो तो, समझ गए। रिपब्लिक क्या है, आपके आइडियलिज्म है। और और आपके जो स्टेट्समैन है, ये क्या है, आपके मटीरियलिस्ट है, यानी कि आपकी यथार्थवादी है, रियलिस्ट है, रियलिज्म बोल सकते हो हमको, रियलिस्ट है ना। तो स्टेट्समैन ने, प्लाटो ने 4 प्रकार की सत्ताएं बताई हैं जो प्रोने नहीं है, जैसे आपके टीमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी व टिरेनी। सभी सत्ताओं का अंतिम नतीजा टिरेनी ही होगा। कितनी गजब बात है। सबके सबका लास्ट क्या होगा, टिरेनी। टीमोक्रेसी मतलब इसमें सम्मान और महत्वाकांक्षा व विजय के प्रति प्रेम होता है, अतः ये युद्ध प्रिय, विस्तारवादी और धन प्रिय होती है। क्या बोला मैंने, टीमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट।
ओलिगार्की की बात कर लो तो ये कुछ धनियों का ही शासन होता है, जिसमें कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं, वही क्या करते हैं, रूल करते हैं। डेमोक्रेसी में तो जनतंत्र है ना। टिरेनी में बहुत अधिक आजादी अगर दे दें, जो कि गुलामी से पैदा होती है, लोग सुरक्षा के बदले गुलाम बनना चाहते हैं, ऐसे एक निरंकुश शासक प्रजा को अपनी इच्छा का गुलाम बनाता है, यही टिरेनी। सिंपल। अब आ जाओ, आपने स्टेट्समैन भी देख ली, आपने अगर हम बात करें, आपने रिपब्लिक भी देख लिया, अब देखते हैं हम लॉज। ठीक है, सबसे बाद में लिखी है, तो ये संवाद शैली विच से हम बात करते हैं, डायलेक्टिकल मेथड है। क्या बोला मैंने? डायलेक्टिकल। डायलॉग्स में लिखा, डायलॉगिकल फॉर्म में लिखा है, पुस्तक के जो 12 भागों में विभाजित है। लॉस की बात करें, लॉस के संवाद पात्र तीन है। एक बेरा नाम का एथेनवासी मुख्य वक्ता है, दूसरा मैगिलस है जो स्पार्टा का है, तीसरा क्रिट है जो कि आपका क्लीनियस का निवासी, और इसमें जो एथेनवासी है प्लाटो का प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है, प्लाटो का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इसके प्रथम दो भाग में संगीत व नृत्य का शिक्षा की पद्धति के महत्व बताया, तीसरे भाग में ऐतिहासिक विकास, और चौथे में राजनीतिक शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों का विवरण है, और हमारे लिए ये जरूरी है। दिस इज द फोर्थ पार्ट। पांचवें से आठवें पार्ट तक अगर हम बात करें, तो कानून, शासन, विधान, पदाधिकारी, राज्य की जनसंख्या, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और 9वें में 11वें में आता है फौजदारी दीवानी नियमों को, कोड्स की चर्चा करना। 12वें भाग में आता है विशेष सार्वजनिक कानून, राइट, सरकारी अधिकारियों के लिए दंड व्यवस्था, ये सब चीजें, इसको हम बोलते हैं नॉकटर्नल काउंसिल। क्या नॉकटर्नल? ये मैंने पहले ही बताया आपको, आया हुआ है। यह प्लाटो की सबसे लंबी कृति है, समझ के, लॉज जो है सबसे बड़ी कृति है, जिसके अंदर उन्होंने एग्जीक्यूशनल मॉडल दे दिया। ठीक है, इसमें प्लाटो कानून की मन की उपज कहता है, क्या बोलता है, कानून मतलब प्लाटो ने खुद से लिखा ये। स्टेट्समैन में, चाहे आपके रिपब्लिक हो, उसमें सोक्रेटिस के विचार से इन्फ्लुएंस था, पाइथागोरस था, और बहुत लोग थे, बट इसमें ये इन्हीं की मन की उपज है, प्योर प्लाटो। अगर आपको देखना है तो द लॉज में आपको देखने को मिलता है। रिमेंबर कब आया था ये? 347 बीसी में। कब आया था? 347 बीसी में। सिंपल। तो इसको लास्ट बुक भी बोलते हैं, किसकी? प्लाटो की लास्ट बुक है। उसमें कॉपस के फिलिप ऑफ कॉपस ने किया है इसका, क्या बोलते हैं, इसका प्रकाशन प्लाटो का ही शिष्य था, है ना। तो इस पुस्तक को कानून की सर्वोच्च स्थान दिया गया है, अर्थात कानून, रूल ऑफ लॉ। अगर आप बात करें तो वो कहाँ से निकला है आपका? यहाँ से निकला है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से निकला है आपका? यहाँ से निकला है। मोस्ट प्रोबेबली देखे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी यही है उसका, कि भाई कानून के अधीन रहेगा जितना भी शासक है, शासन है, सब कुछ। तो जहाँ रिपब्लिक में आइडियल स्टेट का वर्णन है, वहीं लॉज में यथार्थवादी, यानी कि सब आइडियल स्टेट, यानी कि उप आदर्श स्टेट, या फिर सेकंड बेस्ट स्टेट भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? सेकंड बेस्ट स्टेट। पहला तो आइडियल हो गया आपका, विच इज द बेस्ट स्टेट, उसके बाद ये सेकंड बेस्ट है। तो द लॉज में मिश्रित संविधान से युक्त विधित राज्यों का समर्थन किया गया है। ठीक है, यानी कि जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है, रिपब्लिक का दार्शनिक राजा विधि के बेड़ियों से आजाद हैं। समझ गए? रिपब्लिक में बात कर, अरे देखो ना, रिपब्लिक में तो जो है वो कानून से भी ऊपर है, जो आपका फिलोसोफर किंग है, बट कि लॉज में ऐसा नहीं है। यहाँ जो शासक है उसको, वो जनता का वो जनता का क्या है? सेवक है, लॉज का सेवक है। इस राज्य में संप्रभुता जो व्यक्ति है, शासक में नहीं बल्कि विधि में होती है, कानून में। द लॉज के प्रमुख सिद्धांत में आता है आपका आत्म संयम का महत्व, विच इज सेल्फ कंट्रोल की। जब हम बात करते हैं उसके अंदर क्या रहती है चीजें, रिपब्लिक में क्या बोलता है कि न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा और साम्यवाद का समर्थन किया है, लेकिन लॉज में ऐसा नहीं है। लॉज में संपत्ति और परिवार का समर्थन कर साम्यवाद का त्याग कर दिया। बताओ, कि लॉज में कहते हैं आपको वाइफ्स का भी अधिकार है, और आपको प्रॉपर्टी का भी अधिकार है। आपको उड़ा दिया था ये सब, रिमेम्बर, राइट। तो द लॉज में न्याय की स्थापना के लिए ब्राह्मण, भार्य और आपका भौतिक निदान, साम्यवादी की बजाय आत्म संयम के महत्व को दिया है। यहाँ पर सिंपल सी बात करता है। फिर कानून का महत्व तो है ही रिपब्लिक में, जैसे विवेक और बुद्धि का बात की है, जब लॉज में क्या है? कानून, अर्थात कानून राज्य के अनुसार नहीं, बल्कि राज्य कानून के अनुसार चलेगा। कितनी गजब गजब बात है, यही होता है, ये तो चल रहा है। नेक्स्ट बात कर लो आप, इसमें कि भाई जो मिक्स्ड स्टेट है, मिश्रित राज्य है, या मिश्रित संविधान पर बल भी दिया है, यानी कि बहुत सारे कानून एक ही जगह से ला करके मत पटक दो, अलग अलग जगह की प्रैक्टिसेस देखो, लेकर के एक्सपेरिमेंट करो, उसको रिलेवेंट बनाओ अपने राज्य के अनुसार, कल्चर के अनुसार, लोगों के अनुसार, एंड इम्प्लीमेंट इट जस्ट लाइक वी डिड। राज्य की जो भौगोलिक व आर्थिक स्थिति है तथा जो जनसंख्या है, राज्य समुद्र तट से दूर होगा, वरना उस पर हमले और व्यापार के चक्कर में पड़ जाएगी। सब सिंपल सी बात है, ये सब चीज है, राज्य की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर बल है, सिंपल है। नेश और नॉक्टर्नल काउंसिल है, जो लॉस के अंदर में अंतिम पृष्ठों में एक अजीब संस्था का वर्णन है, तो इसमें नॉक्टर्नल काउंसिल देते हैं, इसकी बैठक सदैव रात में होगी। नॉक्टर्नल मतलब जो रात को जागते हैं, है ना, जिसको हम शनिचर क्या बोलते हैं, शनिचर ही बोलता है कि ओके, चलो मुझे बताना क्या बोलते हैं। यह लोगों की नैतिक जीवन का निरीक्षण व नियंत्रण भी करती है। इसमें 10 बुजुर्ग होते हैं,
जो मतदान द्वारा चुने जाते हैं, नैतिक जीवन की बात करता है, ये समझ गए आप। नेक्स्ट बात कर लो, यह संस्था दार्शनिक राजा के स्थान पर है जो कानून से ऊपर है। कितनी गजब बात है। जो वहां पर फिलोसोफर किंग होता था रिपब्लिक में, यहाँ पर क्या है, आपका नॉक्टर्नल काउंसिल है। तो यह इस प्रकार का लॉज है, मतलब इस प्रकार यह लॉज में उप आदर्श जो सब आइडियल स्टेट है उसका एक प्रहार है। और यह काउंसिल में शामिल व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक लागू होने वाले सारे कानून बनाएंगे। यह राज्य के सभी कानून संस्थाओं पर नियंत्रण कर, कितनी कितनी बड़ी काउंसिल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ प्लाटो का। क्रिटिकल एनालिसिस देखना है हमको। तो प्लाटो का प्रथम आलोचक था अरस्तु, ऑब्वियसली सबसे बड़े आलोचक भी वही हैं, क्रिटिक वही हैं। ठीक है। तो अत्यधिक एकता, जो प्लाटो की जो राज्य की एकता दिया गया था, संपत्ति परिवार है उनका आलोचना की है, कम्युनिज्म की। प्लाटो का कट्टर आलोचक था आपका कार्ल पोपर, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी हम बात करते हैं। तो पोपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमा में लिखा है कि सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहता है, किसको, प्लाटो को, सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता, फिलोसॉफिकल एडमायरर है किसके, सर्वाधिकारवाद में, ये प्रभु सत्ताधारी है ना, डिक्टेटरशिप इनका। तो कार्ल पॉपर के अनुसार जो प्लाटो है, प्लाटो के न्याय, साम्यवाद, शिक्षा आदि सिद्धांत निरंकुशवाद और आपके सर्वसत्तावाद के विभिन्न तरीकों को उचित ठहराते हैं। सिंपल सी बात है यार, होता ही है ना, समझा हमने ऊपर सब कुछ। ठीक है। तो खुले समाज का विरोधी है, किसने बोली है, कार्ल पॉपर ने। ये तो क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया कि खुले समाज का विरोधी किस, प्लाटो को किसने बोला, कार्ल पॉपर ने बोला। फिर बात करें इजाया बर्लिन, है ना, इजाया बर्लिन, रिमेंबर हमने बात की थी टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो उनकी आइडिया ही हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी रचना हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी पे क्या बोला है, पॉपर की तर्ज पर प्लाटो ने भी इतिहासवाद, हिस्टोरिसिज्म की आलोचना की है, तथा प्लाटो का इच्छा की स्वतंत्रता, बहुलवाद, व्यक्तिवाद का विरोधी बताया। ठीक है। बर्लिन ने बताया कि जो प्लाटो है, व्यक्ति की अखंड मुक्ति का अधिकार स्वीकार नहीं करते। पॉपर के समान बर्लिन थी, सॉरी बर्लिन भी आपके प्लाटो की एथिस्तवाद का, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी का विरोध करते हैं, और ये सब चीजें हीगल मार्क्स भी इसकी आलोचना करते हैं। पॉपर के अलावा जो आर एच क्रॉसमैन है, उनकी बुक है प्लाटो टुडे, उसका भी आलोचक है। प्लाटो हमारे व अपने दोनों ही समयों के लिए गलत था, क्रॉसमैन बोलता है वाली बात, कितनी बड़ी बात बोल रही है। ठीक है। नेक्स्ट जे जे चैंपमैन है, इन्होंने इसके क्या बोला, इंद्रजालिकाओं का राजकुमार है। हन्ना अरेंट, ऑब्वियसली तो मैं तो बोलेंगे ही ना, प्लाटो क्या कहता है, फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है, जो फैसिज्म है उसका फिलोसॉफिकल एडमायरर और इन्फ्लुएंसर है। बारकर बोलता है प्लाटो का दार्शनिक राजा जो है प्रबुद्ध निरंकुशतावादी है, वो सब चीजें। टाइन नवी ने भी बोला है, फ्रांसीसी विचारक है वोल्टेयर, उन्होंने भी बोला है, और फ्रेडरिक विलियम ने भी, नीचे ने भी बोला है। ठीक है। फीटे हुआ है प्लाटो का प्रशंसक कौन है वो देख लो, आर निस्बेट है, आपके लेविंसन है, इन्होंने इन डिफेंस ऑफ प्लाटो में ये लिखी। जॉन वाइल्ड है, ये आपके प्लाटोस मॉडर्न एनिमीज है, और नेटलशिप है। ठीक है, इन सबने इनका सपोर्ट किया है, और ऊपर वाले सारे क्रिटिक। दूसरा हम बात करें तो इमर्जन, इन्होंने क्या बोला है, प्लाटो ही दर्शन व दर्शन ही प्लाटो है। कितनी गजब गजब बात है। मैक्सी बोलता है प्लाटो फर्स्ट यूटोपियन रूलर था, ये तो अग्री है यार। बस हम बहुत करीब हैं वाले चैप्टर को खत्म करने के लिए। प्लाटो के बाद अरस्तु उठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं कार्ल पोपर की। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्ल पोपर जो है, कार्ल पोपर 1902 से लेकर के 1994 92 ईयर्स तक जिए हैं। ये ऑस्ट्रिया के थे, याद रखना, ऑस्ट्रिया, और ब्रिटिश दार्शनिक व प्रोफेसर थे। ठीक है। तो कार्ल पोपर ने उनकी बुकें लिखी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में। इसने प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु बताया है, बहुत जरूरी स्टेटमेंट है। कब लिखी है, 1945 में। कब लिखी है, 1945 में, जब ये 90 जब ये 43 ईयर्स के थे। तो जिसके सदस्य अपने समाज की राजनीतिक सत्ता व संस्थाओं की आलोचना बिना डर व भय के करते हैं, उस समाज के खिलाफ है ये लोग। पॉपर ने बताया कि तीनों विचारक इतिहासवाद, हिस्टोरिसिज्म यानी ऐतिहासिक नियमों के द्वारा समाज के विकास की जो वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, वह मूलतः पूर्ण सत्तावाद व तानाशाही पर आधारित व्यवस्था है, जबकि वैज्ञानिक सिद्धांत किसी भी नियम को सार्वभौमिक व अंतिम नहीं मानता है। कंटिन्यूअसली इवोल्यूशन होता है, बट इसको नहीं माना इन लोगों ने। पोपर के लिए परिवर्तन अवश्यंभव्य व निरंतर प्रक्रिया। वाह, कितनी गजब बात है, व्हाट अ वर्ड। हम्म। तो मतलब इम्पॉसिबल है पोपर के लिए परिवर्तन, मतलब इसको रोक पाना। ठीक है। वह निरंतर प्रक्रिया, इट्स इवॉल्विंग प्रोसेस है ना। लेकिन प्लाटो कहते हैं कि नहीं, आदर्श राज्य होगा। हीगल कहता है राष्ट्र राज्य का, मार्क्सवाद का साम्यवाद चरम और अंतिम व्यवस्था है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। हो सकता है क्या, हर चीज का कोई ना कोई तो है ना, हर एक थीसिस आएगा। मान लो ये थीसिस है आपका, आदर्श राज्य, एंटीथीसिस आ जाएगा, मान लो टू मच आदर्श राज्य आ जाए, फिर राम राज्य आ जाए, वड़े वो कुछ भी बोलो आप, फिर इनका मिलकर के एक सिंथेसिस आ जाएगा, ऐसा राज्य जहां पर कुछ भी बुरा नहीं है। हम्म। फिर ये सिंथेसिस एक दिन फिर से वापस थीसिस बन जाएगा, फिर इसका एंटीथेसिस आ जाएगा, फिर सिंथेसिस। तो ऐसा है, इट्स नॉट अ, मुझे समझ नहीं आता, डायलेक्टिकल इन्होंने बताया, इसको बनाया डायलेक्टिकल मेथड से। बट व्हेन दे एक्चुअली सेइंग कि भाई ये तो लास्ट स्टेज है, इसके बाद कुछ हो नहीं सकता था, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स अ विरोधाभास।
राइट। तो है, तो प्लाटो व्यक्ति विरोधी व जनतंत्र विरोधी है, इसको बोलते हैं पॉपर। और पॉपर ने बोला है कि जो रेडिकल चेंजेस हैं ने संपूर्ण रेडिकल चेंज की बजाय धीमे खंडश विकासवादी परिवर्तन हो, यानी कि पीसीमल सोशल इंजीनियरिंग की सलाह दी है। यानी कि रेडिकल चेंजेस मतलब एकदम से बना करके सीधा फिलोसोफर किंग और सारे कम्युनिज्म वाइप वाइप मत कर दो, है ना, और प्रोलेटरिएट का रूल ना ला करके बुर्जुआइज को उड़ाओ मत, बल्कि क्या करो, पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग करो, एक एक चीज समझ सोच करके। ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, कार्ल, इनका पूरा नाम है रैमंड पॉपर। कार्ल रैमंड पॉपर पश्चिमी चिंतन व प्लाटोवाद या प्लाटोवादी रहा है। यह प्लाटो के विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लाटोवादी होंगे। समझ गया कि भाई हर कोई ना, ये जो पश्चिमी है वेस्टर्न में, या तो प्लाटोनिक होगा, प्लाटोनिक, या फिर अप्लेटोनिक होगा, सॉरी, एंटी प्लेटोनिक होगा, एंटी प्लेटोनिक। बट कोई भी अप्लेटोनिक नहीं होगा, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो प्लाटो की विचारधारा से या तो अग्री करता हो या डिसअग्री करता हो। ठीक है। तो वेस्टर्न वन माइट से हैज बीन आइदर प्लाटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट नेवर बी नॉन प्लाटोनिक। महत्वपूर्ण पत्र क्या कहा है जेलर ने, प्लाटो के निष्क्रियता के सिद्धांत को साम्यवाद, बताओ जेलर नाम है इसका, समर्थन व श्रमिकों के विरुद्ध पक्षपात है। सिबाइन कहते हैं कि रिपब्लिक को कल्पनावाद, इमेजिनेबल, इमेजिनेशन का है। ठीक है। जबकि मैक्सिन ने इसको फर्स्ट यूटोपियन का है। सिबाइन कहते हैं कि आदर्श राज्य प्लाटो का सर्वाधिक सर्वाधिक मौलिक खोज है। इमर्जन कहते हैं कि प्लाटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लाटो। ये पहले हमने देख चुके हैं, कार्ल पोपर ने क्या बोला है, मैक्सवेल और नाइट्रोपी है। प्लाटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्वासी, नॉट क्वाशी, क्वासी साम्यवाद है, कम्युनिज्म है, क्योंकि यह केवल संरक्षक गार्डियन के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। ठीक है। अरस्तु ने क्या बोला है, प्लाटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा अपना उसका छोटा भाई होना अधिक इच्छा है, मतलब उसका। कार्ल पोपर, कार्समेल, रसेल, हाना अरेंट ने सर्वाधिकारवाद और फांसीवाद बताया। पोपर, ये सब हम बात करते हैं, जेके चैपमैन, हाना अरेंट, बर्कर पहले देख चुके हैं हम, पर ये रिपीट हो गया। कार्ल पोपर और ये सब हमने डिस्कस किया है। तो प्लाटो के दर्शन की महत्वपूर्ण शब्दावली देख लो। एलन कॉस, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है अभी तक का, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन आ जाएगा आपके। बताइए एलन कोस का नाम क्या है, एलन चॉस भी बोल सकते हैं इसको। तो जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, में प्रश्नोत्तर के माध्यम से अवधारणा को जो स्पष्टीकरण किया जाता है, द्वंद्वात्मक जो डायलेक्टिकल मेथड है, उसको उसके माध्यम से जो अवधारणा को स्पष्टीकरण दिया जाता है, उसे एलन चॉस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिकायो साइन। क्या बोला, डिकायो साइन जिसको हम बोलते हैं, या फिर डिकायोजनी बोल सकते हैं। न्याय का ग्रीक पर्याय है जो जो प्लाटो द्वारा प्रयुक्त किया गया है, जिसको हम बोलते हैं डायकोनीज, क्या बोलते हैं, डिकायोजनी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैलिपोलिस। क्या बोला आपने, कैलिपोलिस। तो रिपब्लिक में इसका वर्णन किया गया है, आदर्श राज्य का नाम है कैलिपोलिस। क्या है, इट्स एन आइडियल स्टेट। क्या है, आइडियल स्टेट है। किसमें लिखा है, रिपब्लिक में। किसमें लिखा है, रिपब्लिक में। ठीक है। इसका मतलब ब्यूटीफुल सिटी भी है और अधिकतम खुश मानव समुदाय भी। मैग्नीशिया, व्हाट इज मैग्नीशिया, व्हाट इज मैग्नीशिया, जो लॉज के अंदर मेंशन है, इसको हम बोलते हैं वर्णित राज्य जिसमें रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन होगा। तो ये भी आदर्श राज्य है प्लाटो का, मैग्नीशिया और कैलिपोलिस। लेकिन एक किताबें अलग अलग है, ये रिपब्लिक में है, मैग्नीशिया द लॉज में है। ठीक है। नॉक्टर्नल काउंसिल पता ही है आपको, तो ऐसी काउंसिल जो कि दार्शनिक शासक के स्थान पर द लॉज में इसको जगह दी गई है। सिंपल, आगे बढ़े। ऑल राइट, सो दिस इज द लास्ट पेज, इसके बाद खत्म करते हैं। तो डार्किन ऑफ फार्म, इसका मतलब है प्रत्येक विचारक का सिद्धांत। ठीक है। यहाँ पर हम उसके बाद कहते हैं डॉक्ट्रिन, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म। ठीक है। फॉर्म ऑफ द गुड, फॉर्म ऑफ द जस्टिस, न्याय का विचार हम बात करते हैं। प्लाटो ने न्याय को सर्वोच्च एवं चौथे सद्गुण का रूप दिया है, फॉर्म ऑफ द गुड। नोएटिक मैन क्या होता है, ये विवेकशील व्यक्ति होता है। प्लाटो ने जो विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति है उसको शब्दावली नोएटिक मैन इस्तेमाल किया, ये फिलोसोफर किंग बनता है। एपेटेटिव मैन क्या होता है, ये होता है विलास प्रिय व्यक्ति, जो विलास में जीता है। आइडियल ट्राइपोलॉजी स्टेट, इसको बोलते हैं नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट राज्य। नैतिक यानी कि जो आइडियल स्टेट, आइडियलिज्म। ठीक है। हम उसकी बात करते हैं। एथिकल है, प्लेटो आदर्श राज्य के लिए शब्दावली का प्रयोग करता है। बात करते हैं त्रिभुज का विचार, विच इज द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, फॉर्म ऑफ ट्राइंगल्स। तो इन्होंने अपने, इनकी एक बुक थी, प्लाटो ने इनकी बुक थी जिसको हम बोलते हैं टिमाइस। क्या बोलते हैं, टिमाइस में मानव आत्मा के निर्माण को त्रिभुज के माध्यम से समझाया है, जिसमें फॉर्म ऑफ ट्राइंगल भी कहा गया है। अघोदम क्या है, अघोदम है आपका, अगधोम भी बोल सकते हैं इसको, न्याय का विचार या फॉर्म्स ऑफ गुड को यूनानी लोग अघोदम कहते हैं। संदर्भ ग्रंथ और ट्रम्पेटिया की बात करें तो इन सब में ये इस्तेमाल हुआ है। राइट। ऑलराइट, तो इसी के साथ सर है मैम, ये यहाँ पर कंप्लीट है आपका लेक्चर। सिंपल। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर क्या पढ़ेंगे हम, एरिस्टोटल। ठीक है। तो आई रियली वांट टू से कि भाई अप्रिशिएट करो इसको बहुत ज्यादा। ये जो नोट्स है बहुत ही काबिल नोट्स हैं, इसके पूरा क्रेडिट इनके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को जाता है, कॉपीराइट है। और हम इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, कमेंट्स में मेंशन करेंगे। बट आप लोग इससे फायदा लो, आपको ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं, पढ़ो बस, यहीं से बनेंगे सारे क्वेश्चन, ही यहीं से बन जाएंगे, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, स्टेट प्रोफेसर के एग्जाम्स हो। इतना डिस्क्रिप्टिव, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि मजा आ जाएगा आपको। इसके अलावा भी जो सपोर्टिंग
आपके लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप देखो तो सही, जाओ तो सही, समझो तो सही, पढ़ो तो सही। नंबर आएंगे क्यों नहीं, रोकेगा कौन आपको, बताओ? नहीं रोकेगा ना। तो प्लीज पढ़ो और अच्छे से जस्ट क्रैक इट दिस टाइम, है ना? करके आओ और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपके ग्रुप्स वगैरह सब ओपन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब के लिए स्टे ट्यून्ड एंड